हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। सो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। सो इससे पहले हमने एनसीईआरटी से अपना चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3 ये भी सॉल्व कर लिया है। आज के इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो एकदम तैयार रहेंगे आप लोग, क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आप लोग सब जानते हो, आपको पूरा आइडिया है, क्या फॉर्मूलेज हैं, सब कुछ आपको याद है। ठीक है, क्वेश्चंस देखो, सॉल्व करो और फटाफट मुझे आंसर देना। ठीक है, तैयार हो आप लोग? चलिए जी। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ एंगल ऑफ आर्क इज 60 डिग्री and the length of arc is 20 centimeter, find the radius of the circle from which arc is intercepted। टेंशन की बात ही नहीं है, हम तो भैया सिर्फ 3 बातें जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं थीटा, राइट। जब तक मैं आपको इसका सोल्यूशन सिखा रही हूँ, क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझे इस क्वेश्चन को रीड करके कुछ इतना समझ में आया कि यहाँ पे मेरे पास थीटा है, लेंथ ऑफ आर्क यानी मेरे पास एल है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, और मुझे क्या चाहिए, रेडियस ऑफ द सर्कल फ्रॉम विच आर्क इज इंटरसेप्टेड, यानी मुझे चाहिए यहाँ पे रेडियस। ठीक है, ये 3 चीज मेरे पास है, राइट। और इनसे रिलेटेड मेरे पास एक रिलेशन भी है। कौन सा रिलेशन? मेरे पास रिलेशन है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये तो मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि थीटा क्या होता है, एल अपॉन आर होता है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी जानती हूँ, डेफिनेटली यूजिंग दिस रिलेशन मुझे मेरा आर मतलब रेडियस मिल जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले की एक शर्त होती है कि आप में से किसी बच्चे को याद है वो शर्त क्या है? अगर आप इस फॉर्मूले को लगाना चाहते हो तो एक छोटी सी शर्त होती है, और शर्त ये होती है कि दिस थीटा शुड बी इन रेडियन। ये जो थीटा है ये किस में होना चाहिए? ये रेडियन में होना चाहिए। इट शुड बी इन रेडियन। ठीक है, थीटा शुड बी इन रेडियन, पाई की टर्म्स में होना चाहिए आपका थीटा। एंड साथ में ये जो एल एंड आर है ये आपके सेम यूनिट में होने चाहिए। तो बस इस फॉर्मूले को अगर आपको अप्लाई करना है तो बस ये छोटी सी शर्त है जिसे आपको फॉलो करना है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे थीटा हमको गिवन है 60 डिग्री, हमें क्या करना होगा, इस डिग्री को कन्वर्ट करना होगा किसमें? रेडियन में। इस डिग्री को हमें कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, क्योंकि मैं इस रिलेशन के थ्रू अपना आर निकालूंगी, और इस रिलेशन को यूज करने के लिए मुझे थीटा किस में रखना है? मुझे थीटा रेडियन में रखना है। मैंने कहा ठीक है भैया, डिग्री से रेडियन में मैं अपने थीटा को चेंज कर दूंगी। क्या मेरे पास कोई रिलेशन है? यस मैम, डेफिनेटली। हम जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो बच्चा 1 डिग्री क्या होगा? 1 डिग्री होगा पाई बाय 180 रेडियन। अगर 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 60 डिग्री में कितना रेडियन होगा? तो 60 डिग्री में होगा 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। 0 से 0 चला गया, 6 1 जा 6 3 जा, तो क्या मिल रहा है बेटा? आपको मिल रहा है पाई अपॉन 3 रेडियन। तो आपने अपने थीटा को किस में कन्वर्ट कर लिया? आपने अपने थीटा को कन्वर्ट कर लिया है रेडियन में। ना यूजिंग दिस रिलेशन हमको हमारा आर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है भैया, हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। तो थीटा कितना है मेरे पास रेडियन में? पाई अपॉन 3। सो पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू एल कितना है? एल है बेटा 20 सेंटीमीटर। सो दिस इज 20 अपॉन आर। आर मतलब रेडियस, रेडियस तो हमको फाइंड करना है, तो आर हमारे पास नहीं है। हमने कहा ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को शिफ्ट कर लेते हैं और अपने आर तक पहुँच जाते हैं। मैंने क्या किया, इस 3 को यहाँ पे शिफ्ट किया और आर को यहाँ शिफ्ट किया। सो पाई आर इज इक्वल टू 20 इंटू 3, मतलब आर कितना आ रहा है बेटा? 60 अपॉन पाई आ रहा है। आर कितना आ रहा है? 60 अपॉन पाई। ऐसा कहीं ऑप्शन तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पाई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 22/7। आप पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। इसको सिंप्लीफाई आप जब करोगे तो आर आपको 19.09 समथिंग मिल जाएगा, और ऐसा हमारे पास ऑप्शन है इस क्वेश्चन में।
उसके बाद तो डिवीजन है, कर लोगे ना डिवीजन, ठीक है। सो आर कितना मिल रहा है आपको, 19.09 सेंटीमीटर मिल रहा है। छोटी छोटी सी बातें हैं, देखो अब ये आप लोग ना ऐसा नहीं करना है कि हमने बस एनसीईआरटी से पढ़ लिया इसके बाद हम कोई वीडियोस देखेंगे नहीं, ऐसा थोड़ी करना है आपको। आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है बेटा, कुछ करो या ना करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के 3 पार्ट मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। उन वीडियोस को आपको जरूर देखना है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए। तो डेफिनेटली उन वीडियोस को देखेंगे। अगर आप उन वीडियोस को देख चुके हो ना तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओगे यस मैम वी हैव कंप्लीटेड, क्योंकि वो आपको मिस नहीं करना है। और उसके बाद ये एमसीक्यू जस्ट अ रिवीजन है आपका, देखो आपने सब पढ़ लिया है कि आप इन क्वेश्चंस को टारगेट कर पा रहे हो या नहीं। सो आई होप कि एक एक छोटी छोटी बातें आपको क्लियर है कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर का यदि आपको फॉर्मूला लगाना है तो छोटी सी शर्त है, आपका थीटा रेडियन में होना है और एल एंड आर शुड बी इन सेम यूनिट। दैट्स इट। आफ्टर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला आपका काम हो जाता है। और रही बात ये जो छोटे छोटे से एंगल्स होते हैं ना, ये तो वैसे भी आपको इनका रेडियन याद होना चाहिए। 60 का क्या होगा रेडियन, पाई अपॉन 3, ये तो आपको कंठस्थ होना चाहिए। 45 का क्या होगा, पाई अपॉन 4। 90 का क्या होगा, पाई बाई 2। 180 का क्या होगा, पाई। 30 का क्या होगा, पाई बाई 6। 180 का पाई हो गया, 270 का 3 पाई बाई 2, 360 का 2 पाई, ये तो कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इतना सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सो आई होप बेटा ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई समस्या नहीं है और आप लोगों का भी यही आंसर आया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो अगेन यहाँ पे ये लोग 3 बातें कर रहे हैं, एक है बेटा एंगल, एक है आर्क की लेंथ और एक है रेडियस। और जब भी इन तीनों की बात की जाती है तो डेफिनेटली हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। और बच्चा बच्चा जानता है कि दिस थीटा शुड बी इन, बोलो किस में होना चाहिए, दिस थीटा शुड बी इन रेडियन। थीटा तो बेटा आपका रेडियन में ही होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव आता है ना और आपने थीटा को रेडियन में नहीं किया, आपको कुछ नहीं मिलेगा मार्क्स, ठीक है, क्योंकि आपको रेडियन में लिखना है, उसके बाद ही आप सॉल्व करोगे। यहाँ तो डायरेक्टली भी आ जाएगा आंसर, लेकिन स्टिल आप हैबिट बनाइए कि व्हेनेवर आप इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हो आप अपने थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। क्लियर है ये बातें। चलो, तो इनने कहा है कि हमारे पास 2 सर्कल है और दोनों ही सर्कल में जो आर्क है उसकी जो लेंथ है वो सेम है, मतलब दोनों सर्कल के लिए एल तो सेम है। तो अगर एल सेम है तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि थीटा अगर एल अपॉन आर होता है तो बच्चा एल क्या होगा, एल होगा आर थीटा, ठीक है। अब मैंने इस फॉर्मूले को ऐसा क्यों लिख लिया, क्योंकि मेरे पास इस क्वेश्चन में 2 सर्कल्स हैं और दोनों ही सर्कल में जो आर्क की लेंथ है वो सेम है। तो मैं 2 बार फॉर्मूला लगाऊंगी, ये वाला L इज इक्वल टू R1 थीटा 1, L इज इक्वल टू R2 थीटा 2। फिर कह दूंगी क्योंकि दोनों का L सेम है, मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वेट करके रेशियो ऑफ देयर रेडियाई में आसानी से फाइंड कर लूंगी, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे कोई एक क्वांटिटी दोनों में सेम है तो आप फॉर्मूले को इस तरीके से चेंज कर लिया करो। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर है, आप एल इक्वल टू आर थीटा कर लो ताकि इक्वेट करने में चीज़ें आसान हो जाए और आप 2 सेकंड में रेशियो निकाल लो। आई होप ये बात क्लियर है, ठीक है। अब दोनों ही सर्कल में जो आर्क की लेंथ है वो सेम है और जो एंगल्स हैं कितना है, थीटा 1 45 डिग्री है और थीटा 2 कितना है बेटा, थीटा 2 आपका 60 डिग्री है। क्या आप 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो? आपके पास फॉर्मूला है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, तो 45 डिग्री कितना होगा, पाई बाई 180 इंटू 45। लेकिन ये सब करने से अच्छा है कि आपको ये जो बेसिक एंगल्स होते हैं जैसे आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, उसके बाद क्या बेटा 180 के बाद 270 और लास्ट में है आपका 360। यार इनका तो रेडियन आपको कंठस्थ होना चाहिए। 30 मतलब पाई बाई 6, 45 का मतलब होता है पाई अपॉन 4 रेडियन, ठीक है। 60 का मतलब क्या होता है, 60 का मतलब होता है पाई बाई 3 रेडियन, 90 का मतलब पाई बाई 2, 180 का मतलब पाई, 270 का मतलब 3 पाई बाई 2, 360 का मतलब 2 पाई। तो ये तो बेटा आपको एकदम कंठस्थ होना है, ठीक है। तो दोनों सर्कल के जो सेंटर वाले एंगल हैं थीटा 1 एंड थीटा 2 वो हमारे पास डिग्री में थे, हमने रेडियन में लिख लिया। इनको चाहिए रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो मैंने कहा यार पहला सर्कल जिसका सेंटर में एंगल थीटा 1 है, लेट इट बी कि उसका जो रेडियस है वो R1 है।
दूसरा सर्कल जिसका सेंटर में एंगल θ2 है उसका रेडियस आप r2 ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा इसकी आर्क लेंथ भी l है और इसकी आर्क लेंथ भी l है, ये हमने लिख लिया। हमने क्या कह दिया कि जो सर्कल है, दोनों सर्कल, उनकी आर्क लेंथ आप सेम ले लो, ठीक है, l। उसके बाद आप उन दोनों का रेडियस r1 r2 कह दो, क्योंकि रेशियो ऑफ देयर रेडियाई निकालना है, और दोनों के जो एंगल्स हैं उन्हें हमने θ1 θ2 कह दिया। अब हम जानते हैं कि थीटा l/r होता है, तो l क्या होता है बेटा, l होता है r थीटा। तो मैं एक काम करती हूँ, अपने पहले सर्कल में l इज इक्वल टू r1 θ1 लगा देती हूँ। सो मेरे पास बेटा l क्या आएगा, r1 θ1, θ1 कितना है, π/4। अरे 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 एक बात सुनो, इस वाले केस में मैं अभी इन सबको हटा रही हूँ, ठीक है। आपके पास दो सर्कल थे, आपने θ1 कह दिया कि पहले सर्कल का सेंटर एंगल है, आपने कह दिया कि पहले सर्कल की जो रेडियस है वो r1 है, पहले सर्कल में जो आर्क लेंथ है वो l है। आपने कह दिया कि जो दूसरे सर्कल में सेंटर एंगल है दैट इज θ2, उसका जो रेडियस है r2 और जो उसकी आर्क लेंथ है वो l। मैंने दोनों की आर्क लेंथ l ही क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है वो सेम है। अब यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला, तो हम जानते हैं l क्या होगा बेटा, l होगा r1 θ1, है ना, और यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, तो l क्या होगा, r2 θ2 होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू l/r, तो हम जानते हैं l क्या होता है, θr। तो भैया यहाँ पे l तो दोनों का सेम है, r1 θ1 r2 θ2 हो जाएगा। अब क्योंकि इस फॉर्मूले में दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो उन्हें आप इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि r1 θ1 इज इक्वल टू r2 θ2। अब चीजों को शिफ्ट कर लो, शिफ्ट करो, ये यहाँ पे आ जाएगा, सो दिस इज r1/r2 एंड दिस इज इक्वल टू θ2/θ1, ठीक है। आपने r2 यहाँ ले लिया और ये θ1 आपने यहाँ ले लिया, ठीक है। सो r1/r2 इज इक्वल टू θ2/θ1। तो यहाँ पे देखो θ2 कितना है बेटा, θ2 है π/3, θ1 कितना है बच्चा, π/4 है। इसको कर लो आप सिंप्लीफाई, तो कितना आएगा आपके पास, π/3 इंटू 4/π, पाई से पाई उड़ गया, तो 4/3 दैट इज इक्वल टू 4:3। 4:3 आ रहा है r1/r2, या फिर मैं कहूँ कि r1:r2 कितना आ रहा है बेटा, 4:3 आ रहा है। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो r1/r2 कितना आया, 4/3 आया, मतलब r1:r2 कितना आ रहा है बच्चा, 4:3 आ रहा है। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को डील किया, और ऐसे क्वेश्चन हमने अपनी बुक एनसीईआरटी में बहुत सारे सॉल्व किए हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी, एंड दिस क्वेश्चन इज हाईली 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 इंपॉर्टेंट। तो जहां पे भी थीटा, एल और आर की बात करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर थीटा इज इक्वल टू l/r होता है। दोनों सर्कल में l सेम है, तो बेटा l इज इक्वल टू r थीटा दोनों सर्कल में लगा देना, ठीक है। अब यार इसका l है लेकिन रेडियस और थीटा तो अलग अलग है, तो r1 और θ1 कह दिया। यहाँ पे आर्क लेंथ सेम है लेकिन बाकी दो चीज़ तो अलग है, तो r2 θ2 कह दिया। दोनों में ये फॉर्मूला लगाया, ये सेम है तो इन्हें इक्वेट किया, एंड मुझे आंसर मिल जाता है 4:3। इसके साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, एंड दिस पैटर्न इज हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम लोगों ने एनसीईआरटी में जब मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था ना, उसमें इस पैटर्न के सवाल थे, लेकिन इससे भी और ज़्यादा अच्छे वाले क्वेश्चंस थे, क्योंकि यहाँ तो बहुत सिंपल है ये कि कॉट एक्स ये है, एक्स लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, बता दो कॉज एक्स क्या है। हमने मिसलेनियस में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि भैया अगर कॉट एक्स ये है, एक्स लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बताओ कॉज x/2 क्या होगा। हमने इस टाइप के क्वेश्चन भी सीखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अगर आपने अभी सॉल्व नहीं किए तो बेटा प्लीज उसे सॉल्व कर लेना। चलो इस पे फोकस करते हैं। अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो कॉट एक्स है वो कितना है, -5/12, और इन्हें क्या बोला है कि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। x हमारा लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। हमको क्या बताना है कि cos x की वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा यार सुनो, x अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, ये थर्ड है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। हम सब जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होता है। साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट,
बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव कौन हो सकता है, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव हो सकता है, बाकी सबके सब कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। हम जानते हैं यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे π/2 आता है, यहाँ पे पाई आता है, यहाँ पे 3π/2 आता है और यहाँ पे 2π आता है। ठीक है, चलो अब काम पे लगते हैं। जितना डेटा हमको ड्रॉ करना था हमने ड्रॉ कर लिया कि x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब मेरा साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब वहाँ पे नेगेटिव होगा। कॉट एक्स मेरे पास है -5/12, मुझे कॉज एक्स की वैल्यू चाहिए। अब मैं कॉट से कॉज की तरफ कैसे जाऊं, तो मेरे पास एक आइडिया है, और आइडिया ये है कि भैया हम सब जानते हैं, वी नो दैट 1 + कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट मेरे पास गिवन है, तो कॉट में मेरे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, कि 1 + कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो दिस इज 1 + कॉट एक्स अगर -5/12 है तो बच्चा कॉट स्क्वायर एक्स क्या होगा, अगर कॉट एक्स -5/12 है तो कॉट स्क्वायर एक्स होगा इसका स्क्वायर। कॉट एक्स ये है तो कॉट स्क्वायर एक्स क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 144। ठीक है, सो 1 + 25/144 मेरे पास ये आया क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 + 25/144। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो ये 169/144 आएगा, क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स कितना आया, 169/144। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स है मेरे पास ये कितना, 169/144। तो बच्चे कॉसेक एक्स क्या होगा, कॉसेक एक्स होगा ±√169/144। ये अंडर रूट से बाहर आएंगे तो क्या बनेगा, 13/12। अब मेरे पास कॉसेक एक्स या तो पॉजिटिव 13/12 होगा या तो नेगेटिव 13/12 होगा, दो ऑप्शन है मेरे पास, कौन सा होगा मेरा कॉसेक एक्स। तो मैं कहूंगी सुनो भैया, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और क्योंकि एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो भैया साइन एंड कॉसेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे कॉसेक के दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो +13/12 या तो -13/12। मैंने कहा सुनो भाई, मेरा एक्स है सेकेंड क्वाड्रेंट में और वहाँ पे साइन एंड कॉसेक होते हैं पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा कॉसेक एक्स होगा इट विल बी पॉजिटिव 13/12, क्योंकि एक्स तो मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो कॉसेक मेरा पॉजिटिव 13/12 आ गया। ठीक है, अगर कॉसेक ये है तो बच्चा मुझे साइन एक्स भी पता होगा, फिर तो साइन एक्स क्या आएगा, साइन एक्स होता है कॉसेक एक्स का रेसिप्रोकल। तो अगर कॉसेक एक्स 13/12 है तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। कॉसेक एक्स इज 13/12, तो साइन एक्स क्या होगा, कॉसेक एक्स का रेसिप्रोकल, दैट इज 12/13, और पॉजिटिव ही होगा क्योंकि एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, हमको क्या चाहिए था, वैसे हमको चाहिए था कॉज एक्स, हम पहुंच गए हैं साइन एक्स तक, अच्छी बात है। साइन एक्स तक अगर हम पहुंच गए हैं तो कॉज एक्स तक पहुंचना तो बहुत आसान है, क्योंकि 10th क्लास में हमने सीखा है कि भैया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से मैं कह सकती हूं कि कॉज स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 - साइन स्क्वायर एक्स होगा। तो कॉज स्क्वायर एक्स कितना आ रहा है, 1 - साइन एक्स क्या है, 12/13, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, 144/169, है ना जी। एलसीएम ले लो फटाक सीधे। सो कॉस स्क्वायर एक्स इज 169 - 144 डिवाइडेड बाय 169। 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 25। सो दिस इज 25/169। कितना आ रहा है ये, यहाँ पे क्या हो गया, एक सेकेंड, तो मेरे पास कितना आया बच्चा, यहाँ पे
सब्ट्रैक्शन करने के बाद मेरे पास आता है 25/169। तो cos x की वैल्यू कितनी आ रही है, cos स्क्वायर x है ना ये, तो cos x क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 25/169। तो ये क्या आ जाएगा, 5/13, 5/13 मेरा cos x आ रहा है। लेकिन प्लस और माइनस में कौन सा वाला लेना है मुझे, तो डेफिनेटली मेरा जो cos x होगा ना वो होगा -5/13। क्यों, प्लस और माइनस में से माइनस वाला ही क्यों लिया मैंने, इसलिए लिया क्योंकि मेरा जो x है इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, मेरा x लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन एंड कॉसेक ही पॉजिटिव हो सकते हैं, बाकी सबको तो यार नेगेटिव होना है। तो मेरे पास cos x क्या आ रहा है, -5/13 आ रहा है। लेट अस सी, क्या मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, अरे क्यों नहीं होगा भाई, -5/13। सो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस पैटर्न के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फिर से एक बार आप लोग सुनेंगे। बच्चे, हमको cot x की वैल्यू गिवन थी और साथ में ये बता दिया था कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, हमको cos x तक जाना था। मैंने देखा है सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। मैंने कहा ठीक है, cot गिवन है, cos तक जाना है, तो मैंने कहा cot से मैं cosec तक जा सकती हूँ, cosec से मैं sin तक जा सकती हूँ, और sin से मैं cos तक जा सकती हूँ। तो मैंने कहा सुनो, cot x अगर ये है तो 1 + cot स्क्वायर x क्या होता है, cosec स्क्वायर x होता है। तो मेरे पास 1 है, cot x है, स्क्वायर कर दिया तो मुझे cosec स्क्वायर x मिल गया। फिर cosec x कितना मिल जाएगा, +-13/12। अब प्लस लेना है कि माइनस लेना है, मैंने कहा सुनो, x मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा जो cosec है वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी +13/12। ठीक है, cosec x से तो भैया sin x भी आ जाएगा, इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ cosec x, तो sin x मेरा 12/13 आ गया। साइन से हम cos तक जा सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x 1 होता है, तो cos स्क्वायर x क्या होगा, 1 - sin स्क्वायर x। जस्ट वैल्यू रखिए, सिंप्लीफिकेशन कीजिए, तो cos x आपके पास +-5/13 आ जाएगा, और इसमें से हम लेंगे नेगेटिव वाला, क्यों, क्योंकि x लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब जो cos x होगा वो -5/13 होगा। इसके साथ बेटा आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चीज़ों को समझना है अभी भी आपको, ठीक है, जब भी पढ़ाई करो ना तो इस मोटिव से सीखो, इस मोटिव से पढ़ो कि पढ़ते पढ़ते ना हमको कुछ नया नया सीखने के लिए मिल जाए। ऐसा नहीं कि हाँ मैम ये क्वेश्चन तो आता है चलो आगे चलो, नहीं, सीखना है अभी आपको। साइन 75 डिग्री, इसमें से क्या होगा ये आपको बताना है। याद तो किसी को होता नहीं है साइन 75। मैंने कहा 75 कैसे बनता है, आप 75 को ऐसा तोड़ो, ऐसे दो एंगल्स में तोड़ो जिसका वैल्यू आप जानते हो। तो मैंने कहा सुनो, मैं साइन 75 डिग्री को डेफिनेटली साइन 45 डिग्री +30 डिग्री लिख सकती हूँ, यस और नो। 4 3 7 और ये 5 मतलब 75, यस। 75 डिग्री की वैल्यू मैं नहीं जानती कि व्हाट इज साइन 75 डिग्री। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम भाई मैथ्स वाले हैं, इतनी सारी आइडेंटिटीज सीखी है, एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से, प्रॉपर्टीज की हेल्प से मैं आपको बता दूंगी साइन 75 क्या है। पर कैसे, मैंने कहा सुनो, 75 को ऐसे दो एंगल्स में तोड़ो जिनके बारे में आप जानते हो, 45 एंड 30। मैंने कहा ठीक है, 45 + 30 वैसे भी 75 होता है, तो मैंने इस 75 को दो नोन एंगल्स में ब्रेक कर दिया। अब बेटा आपको इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे साइन a + b का फॉर्मूला लगने वाला है। साइन a + b का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल है, सब लोग बोलेंगे साइन a + b का फॉर्मूला होता है साइन a cos b + cos a sin b। ये बात क्लियर है सबको, साइन a + b का फॉर्मूला क्या है, साइन a cos b + cos a sin b। तो मैंने कहा बस हमारा काम हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 45 + 30 कितना होगा, लगा दीजिए फॉर्मूला आप। सो दिस इज साइन 45 cos 30 + cos 45 sin 30। ठीक है, तभी कहा था दो नोन एंगल्स में तोड़ना है, क्योंकि देखो साइन 45 की वैल्यू आपको आती है, यस 1/√2। cos 30 की वैल्यू कितना होता है जी, √3/2 प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू
1/2। दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, सो √3 + 1 2√2। ऐसा कुछ आंसर आ रहा है आपके पास, ऐसा कोई ऑप्शन है? क्यों नहीं होगा? ऑप्शन बी √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में जहाँ पे आपको बोलेंगे यार कि साइन इसकी वैल्यू बताओ, कॉज इसकी वैल्यू बताओ, और वो जो एंगल होगा ना उसकी वैल्यू आप नहीं जानते होगे। जैसे 75 पूछ लें, 105 पूछ लें, ठीक है। ऐसे कुछ एंगल्स होते हैं जिसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, उसको 2 नोन एंगल्स में तोड़ दोगे और फिर फॉर्मूला लगा दोगे। जैसे 75 को मैं बहुत आसानी से 45 + 30 डिग्री लिख सकती हूँ और यहाँ पे साइन a + b का फॉर्मूला लगा के मुझे मेरा आंसर मिल गया, ठीक है। साइन 45 + 30 ऐसे तोड़ा इसको, तो साइन a cos b + cos a sin b लगाया फॉर्मूला, वैल्यूज रखी और मेरा काम हो गया। दैट्स इट, वेरी सिंपल, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास सवाल है कि साइन x कितना है, 1/2 है, ये मुझे गिवन है। साइन x = हाफ। कॉस x कितना है, कॉस x है √3/2, मुझे तो भैया साइन 2x चाहिए। देखो अब जिनको फॉर्मूलेज आते हैं वो बोलेंगे मैम क्या सड़ा सा क्वेश्चन है, जिनको फॉर्मूलेज नहीं आते वो टेंशन में आ जाएंगे क्या करना है इसमें। तो सबसे अच्छा एडवाइस क्या है, फॉर्मूलेज याद करो। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, ठीक है ना। मेरे पास साइन x भी है, cos x की वैल्यू भी है। साइन x कितना है 1/2, cos x कितना है √3/2, 2 से 2 चला गया तो मेरे पास बेटा साइन 2x की वैल्यू कितनी आ रही है, मेरे पास साइन 2x की वैल्यू आ रही है √3/2। चेक कर लीजिए, ऑप्शन है, डेफिनेटली मेरे पास ऑप्शन है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा सब फॉर्मूलेज का खेल है, फॉर्मूलेज अगर आते हैं तो सब क्वेश्चन सिंपल है। साइन x गिवन था, cos x गिवन था, साइन 2x चाहिए था, मैं जानती हूँ साइन 2x क्या होता है, 2 sin x cos x होता है। जस्ट पुट वैल्यूज यहाँ पे, ठीक है, कट वट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो साइन 2x कितना आ गया √3/2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 में आपको 10 19 π/6 की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेटा पूरा खेल होगा आपके ACTS मेथड का, ठीक है जी। हम जानते हैं दिस इज A, यहाँ पे आता है C, यहाँ पे आता है T और यहाँ पे आता है S, ACTS। बेटा यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ पे π/2 लिखते हैं, यहाँ पे पाई लिखते हैं, यहाँ पे 3π/2 लिखते हैं और यहाँ पे 2π लिखते हैं, ठीक है। हम जानते हैं पाई माइनस समथिंग यहाँ गिरता है, पाई प्लस समथिंग यहाँ, π/2 माइनस समथिंग यहाँ गिरता है, π/2 प्लस समथिंग यहाँ गिरता है, पाई माइनस समथिंग यहाँ गिरता है, पाई प्लस समथिंग इस क्वाड्रेंट में गिरता है। 3π/2 माइनस इस क्वाड्रेंट में गिरेगा, 3π/2 प्लस इस क्वाड्रेंट में गिरेगा, 2π माइनस इस क्वाड्रेंट में गिरेगा एंड 2π प्लस इस क्वाड्रेंट में गिरता है, ठीक है। ये एंगल्स आप बना लेंगे, π/2 माइनस याद रखिए, फिर पूरा ऑल्टरनेटिव साइकिल चलती है। बेटा ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। हम सब अच्छे से जानते हैं कि π/2 एंड 3π/2 पे आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो चेंज होती है। चेंज का मतलब है कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, ठीक है। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री चेंज होती है अगर आप π/2 और 3π/2 की हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। और अगर आप पाई एंड 2π की हेल्प से इन क्वेश्चंस को टारगेट करते हो तो भैया आपकी ट्रिग्नोमेट्री में कोई चेंज नहीं आता है। टेन टेन रहता है, कॉट कॉट रहता है, सेक सेक रहता है, कॉसेक कॉसेक रहता है, साइन साइन, कॉस कॉस, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अब सवाल उठता है कि भैया 10 19 π/6 की वैल्यू क्या होती है, हमको नहीं आती, पर हमने तो आपको पहले से ही एक आइडिया दे रखा है कि जब भी इस तरीके का कुछ होता है तो आप कोशिश क्या करो। जनरली मैं अवॉइड करवाती हूँ बच्चों को कि π/2 और 3π/2 की हेल्प लेने के लिए, ठीक है। आप ले सकते हो, आप डेफिनेटली π/2 और 3π/2 की हेल्प से भी 10 19 π/6 की वैल्यू निकाल सकते होगे, लेकिन मैंने तो भैया एक फिक्स बना लिया कि आप पाई माइनस समथिंग की हेल्प से ले लो। अगर छोटू सा एंगल मिल जाए आपको, और इनकेस अगर कभी बड़ा सा एंगल मिल रहा है ना तो आप डिवाइड कर लिया करो। जैसे 19π/6 काफी बड़ा सा एंगल लग रहा है ना, 19/6 पाई कुछ बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, ऐसे केस में पाई को छोड़ो, 19/6 को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, 6 3 = 18 और ये आया 1,
तो यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा कि जो मेरा 19 है बेसिकली, उसको पता है मैं कैसे तोड़ सकती हूँ। क्या 19 पाई बाई 6, 19 पाई बाई 6 को मैं तोड़ सकती हूँ, क्या क्वेश्चन है, 3 प्लस रिमाइंडर 1 तो पाई बाई 6, ऐसा तोड़ सकती हूँ मैं इसको। देखो ना, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19। नहीं आया समझ में? सुनो, हमने पाई को कहा कि भैया तुम होल्ड पे रहो, हमने 19/6 को ले लिया, डिवाइड किया तो 6 3 ज़ा 18 आया, ठीक है। 3 मेरा क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है। Q प्लस आर बाई डी किया जाता है, ठीक है। सो आपने जब 12th में पार्शियल भी सीखोगे ना, तो बार बार वहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी, Q प्लस आर बाई डी, Q प्लस आर बाई डी, तो आप याद रख लो। आपने डिवाइड किया, यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिख दिया, प्लस यहाँ पे रिमाइंडर और नीचे उसके डिवाइजर। ये पाई एक्स्ट्रा कहाँ से लेके आए, क्योंकि पाई था, तो पाई सबका है तो सबको पाई दे दिया। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, डायरेक्टली हमको ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ा कि 19 पाई बाई 6 को कैसे तोड़े, हमने तो भैया इसको डिवाइड किया, हमको पता चल गया कि 3 पाई प्लस पाई बाई 6 में ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक तरीका है, एक ट्रिक टाइप का, आप समझ लो कि अगर कभी ऐसे बड़े एंगल आ जाते हैं, आप टेंशन मत लो, आप बस जाके उसे डिवाइड कर दो और Q प्लस आर बाई डी के फॉर्मेट में अरेंज कर दो। तो मैंने 10 19 पाई बाई 6 को कैसे लिखा, मैंने इसको लिखा 10 3 पाई प्लस पाई बाई 6। चेक करो, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस 19 पाई बाई 6 जो इतना बड़ा सा एंगल था, इसको डिवाइड करके Q प्लस आर बाई डी के फॉर्मेट में लिखा। तो देखो ये है भी वही, अगर आप एलसीएम लेके प्लस करोगे तो यही मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमको भैया इसकी वैल्यू नहीं आती थी, इसलिए हमने ब्रेक किया, ठीक है। अब यहाँ से बड़ा फायदा हो गया, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है, अगर नहीं जानता तो जानना चाहिए बेटा, कि 10 n पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है। मैंने तो पढ़ाया है आपको, ठीक है। आप देख सकते हो कि पाई प्लस समथिंग लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, 10 और उसका रेसिप्रोकल मतलब कि कॉट। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो पाई प्लस थीटा ही है ना, पाई प्लस थीटा ही है। कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा, ये गिरेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में गिर रहा है, तो डेफिनेटली जो आपका आंसर होगा वो पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आंसर है पॉजिटिव में आया है, और क्योंकि आपने पाई की हेल्प ली तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होती है, तो 10 तो 10 रहेगा, इसलिए यहाँ पे 10 लिखा, ठीक है। अब देखो 10 n पाई प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा कैसे आया। सबसे पहली चीज, क्योंकि पाई की हेल्प लिए तो 10 तो 10 रहेगा, ये थीटा कॉपी करोगे, ठीक है। अब पाई प्लस समथिंग लाइज इन दिस क्वाड्रेंट, यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव आया। फिर आप कहोगे मैम यहाँ पे तो n पाई है, ये तो 10 पाई प्लस थीटा का लॉजिक होता है ना, 10 पाई प्लस थीटा का लॉजिक होता है मैम, कि 10 पाई प्लस थीटा है तो 10 थीटा होगा, राइट। यही कहोगे ना आप लोग, यही सिखाया है मैंने आपको। पाई यूज कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री सेम रहेगी, एंगल कॉपी करोगे। यहाँ पे पॉजिटिव का साइन क्यों आया, क्योंकि पाई प्लस लाइज इन दिस क्वाड्रेंट पॉजिटिव। लेकिन मैंने आपको क्या भी बताया कि भैया पाई के आगे कुछ भी आ जाए, कोई भी इंटीजर, n मतलब 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, उस केस में भी यही फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 3 पाई था तो क्या हुआ, घूम के तो दोबारा वो उसी क्वाड्रेंट में गिरेगा, 1 2 3 उसी क्वाड्रेंट में जाके गिरेगा। तो बस आप ऐसा याद रख सकते हो कि 10 पाई प्लस थीटा हो tan थीटा होता है, या 10 n पाई प्लस थीटा हो वो भी tan थीटा होता है, और n आपका कोई भी इंटीजर है। तो बेटा यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिस इज 10 पाई बाई 6। क्या ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। एंड पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, 30, और tan 30 क्या होता है, 1/√3। और ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास, बोलो, होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा जी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर लेक्चर्स सारे आपने फॉलो किया है ना, तो ये चीज़ें डायरेक्टली आपको समझ में आ रही होगी कि हो क्या रहा है, ठीक है। ये ACTS क्या है, इसको हमने बहुत एकदम विस्तार में डिस्कस किया है। आई थिंक 3.2 के ओवरव्यू में पार्ट 2 में ये चीज़ें सब डिस्कस की गई है। आपको बता देती हूँ बेटा, 3.1 का ओवरव्यू अच्छे से देखो, 3.2 के 3 पार्ट्स में ओवरव्यू हैं, उनको बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। इसमें हमने एक ही जो ये ACTS बनाया ना, पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया गया है इसके ऊपर, पूरा ACTS के ऊपर,
ठीक है, इसके साथ कैसे आपको आइडेंटिटीज याद करनी है, कैसे ये एंगल को ब्रेक करके ये लिख दिया जाता है, ये सब वहाँ डिस्कस किया गया है। आई एम श्योर आप वीडियो देखोगे आपको सब क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का ना आंसर आप देंगे मुझे, मैं आपका वेट कर रही हूँ। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 179 डिग्री, बताओ क्या होता है। अब ये डॉट 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 का क्या मतलब है? दिस इज cos 1 डिग्री, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है ना, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, नेक्स्ट क्या आएगा बेटा cos 4 डिग्री, फिर आगे cos 5 डिग्री, सब मल्टीप्लीकेशन में है, cos 6 डिग्री, cos 7 डिग्री, सब cos 178 डिग्री, cos 179 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। बीच में आपको कहीं पे cos 89 डिग्री भी मिलेगा, cos 90 डिग्री भी मिलेगा आपको, है ना। फिर ऐसे ही आगे चलोगे तो cos 91 डिग्री भी मिलेगा, और लास्ट में ऐसे आपको यहाँ पे पहुँचते पहुँचते cos 179 डिग्री मिलेगा। मतलब बीच में जितने एंगल्स हैं वो सब कंटिन्यूड है यहाँ पे। अगर ऐसा 1 2 3 लिख के डॉट बनाया है, मतलब आगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बहुत सारे नंबर से सिर्फ काउंट करते रहोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 1 2 3 आगे भी कुछ आपको cos के एंगल्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे पूरा कंटिन्यू में आपको कहीं cos 90 भी मिलेगा, और फिर ऐसे आप कंटिन्यू चले जाओगे cos 179 पे। क्या अब आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो? सोचो ज़रा। एक बात बताओ, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सब मुझे बताएंगे 2 into 3 into 89 into 179 into 0 into 91 into 5 into 6 into 7 and so on, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 0 होगा, है ना। देखो ना यहाँ पे 0 है, एंड 0 into something always gives you 0। और बेटा cos 90 क्या होता है? cos 90 0 होता है। तो बीच में हमको यहाँ पे क्या मिल गया बेटा जी? हमको यहाँ पे मिल गया 0। अब 0 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करो वहां करो, 0 ही मिलना है आपको। ठीक है, क्योंकि बीच में यहाँ 0 मिल गया, 0 into something gives you 0, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 0 आएगा। यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। देख के लग रहा था पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 179 डिग्री, क्या करना है जी इसमें, है ना। तो भैया कुछ नहीं करना है, सारे एंगल्स लिखो, cos 90 भी आएगा, 1 से 179 के बीच में 90 नहीं आएगा क्या? आएगा। ठीक है, तो cos 90 क्या होता है? 0। 0 into something gives you what? 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज 0। तो इस क्वेश्चन का हीरो कौन निकला? 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन 8 है कि वैल्यू ऑफ साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10 डिग्री बता दो। मैंने कहा देखो, ना मुझे 50 डिग्री आता है, ना मुझे 70 डिग्री आता है, ना ही मुझे 10 डिग्री आता है, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं मैथ्स वाली हूँ। हम मैथ्स वाले क्या करते हैं? हम मैथ्स वाले यहाँ पे फॉर्मूलेस लगाते हैं और आंसर तक पहुँच जाते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है हमारे लिए। ठीक है, 50 डिग्री नहीं आता, कोई बात नहीं, स्टडी करो इस क्वेश्चन को। 50 नहीं आता, 70 नहीं आता, 10 नहीं आता। ठीक है, क्या मैं 50 को 60 माइनस 10 लिख सकती हूँ? मैम लिख तो दोगे पर आपको फिर 10 भी तो नहीं आता है। अरे सुनो तो सही, लिख सकती हूँ, यस और नो? लिख सकती हूँ। ठीक है, क्या मैं 70 को 60 प्लस 10 लिख सकती हूँ? यहाँ पे ऊपर डिग्री का निशान बना लेना आप लोग प्लीज, है ना। लिख सकती हूँ बेटा इसको ऐसा। ठीक है, ये डिग्री का निशान आप लोग बनाओगे, मैं नहीं बना रही। चलो, तो 70 डिग्री को 60 प्लस 10 लिख सकती हूँ। हाँ, 10 को कैसे लिखोगे मैम? मैं नहीं लिखूंगी कुछ, 10 को भैया हम 10 डिग्री में ही लिखे रहने देंगे। ठीक है, इतना काम किया मैंने। क्या किसी को ऐसा लग गया पता नहीं मैडम क्या कर रही हैं ये? किसी को कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा है? साइन 50, साइन 70, साइन 10 था। 50 को मैंने 60 माइनस 10, 70 को मैंने 60 प्लस 10 और 10 को मैंने 10 ही लिखा। ठीक है, ओके। अब क्या होने वाला है? आप सब जानते हो, आपको पता नहीं लेकिन आप लोग जानते हो कि साइन ए माइनस बी क्या होता है। क्या आप लोग मुझे बताने की कोशिश करोगे साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग जानते हो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है जी, हमने ये लिख लिया कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हमने लिख लिया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब यहां पे आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ तो ये बनेगा साइन 60 कॉस 10। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो भैया नेगेटिव ही रहता है, माइनस कॉस 60 साइन 10। साइन ए साइन 60 कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, क्लियर है। चलो, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी, प्लस है तो प्लस, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहां पे लिखा है साइन 10। ठीक है बच्चे, क्लियर है। होता पॉजिटिव है लेकिन बाहर बैठे इस नेगेटिव के चक्कर में ही पूरा नेगेटिव हो गया। अब देखो कुछ उड़ रहा है क्या, कुछ उड़ रहा है क्या, साइन 60 कॉस 10, साइन 60 कॉस 10 उड़ रहा है, पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। ठीक है, यहां पे माइनस कॉस 60 साइन 10 माइनस कॉस 60 साइन 10 आपका माइनस 2 कॉस 60 साइन 10 हो जाएगा, और बाहर क्या लिखा है, साइन 10 लिखा है। ठीक है ना, माइनस टू क्या होता है, -4, तो ऐसे ही माइनस कॉस 60 साइन 10 माइनस कॉस 60 साइन 10 क्या होगा, -2 कॉस 60 साइन 10 प्लस साइन 10। बेटा कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 कितना होता है, 1/2। तो मैंने cos 60 की वैल्यू रख दी क्योंकि मुझे cos 60 की वैल्यू आती है। ठीक है, यहाँ पे 1/2, बाकी एज इट इज मैंने ये पूरा कॉपी किया। बेटा 2 से 2 जा रहा है तो भैया जाने दो, ये 2 से 2 चला गया, ये कैसा आ गया आपका, नेगेटिव में आ गया। सो दिस इज माइनस साइन 10 प्लस साइन 10, माइनस साइन 10 प्लस साइन 10 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ओ, हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता चल गई, कितनी, 0। मतलब हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। स्टार्टिंग में देखा था कितना अजीब था, नाम को 50 की वैल्यू आती थी, ना 70 की ना 10 की। हमने कहा सुनो यार, 50 को 60 प्लस 10 लिखो, 70 को 60 माइनस 10 लिखो, साइन ए माइनस बी लगा दो, साइन ए प्लस बी लगा दो। फॉर्मूलेस को हमने एक्सपैंड किया। ठीक है, जो जा रहा था उसको जाने दिया, माइनस कॉस 60 साइन 10 माइनस कॉस 60 साइन 10 माइनस 2 कॉस 60 साइन 10 हो जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू रखी, ये माइनस साइन 10 प्लस साइन 10, -1 + 1 0 होता है, माइनस साइन 10 प्लस साइन 10 भी 0 ही होगा, कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 10 अल्फा 1 + 10 बीटा। हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इफ का मतलब बेटा गिवन होता है, क्या गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा π/4 है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 1 + 10 अल्फा 1 + 10 बीटा की वैल्यू। मैंने कहा ठीक है भैया, तो अल्फा प्लस बीटा π/4 है और हमको चाहिए 1 + 10 अल्फा इंटू 1 + 10 बीटा, मतलब 10 के बारे में कुछ कह रहे हैं। दोनों तरफ 10 ले लो, दोनों तरफ आप 10 ले लोगे तो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, है ना। हमको 10 तक जाना है तो हमें जो ये कंडीशन गिवन थी, इस कंडीशन के दोनों तरफ हमने 10 ले लिया। ठीक है, अब 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 - 10 अल्फा 10 बीटा, और 10 π/4 क्या होता है, 1, क्योंकि π/4 मतलब 45। ठीक है, यहाँ पे 10 a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, 10 a प्लस बी क्या होता है, 10 a प्लस 10 b डिवाइडेड बाय 1 - 10 a 10 b। तो 10 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 - 10 अल्फा 10 बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू क्या, दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि π/4 का मतलब 45 होता है एंड 10 45 1 होता है। ठीक है, अब एक काम करो, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो आप। हमने कहा ठीक है भैया, कर देते हैं शिफ्ट। तो मेरे पास 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू आ रहा है 1 इंटू दिस, तो 1 - 10 अल्फा 10 बीटा, मेरे पास ना यही आ रहा है।
मैंने क्या किया, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा पाई अपॉन 4 था, दोनों तरफ मैंने 10 ले लिया, यहाँ पे 10 अल्फा प्लस बीटा को मैंने फॉर्मूला लगा के ओपन कर दिया। सो दिस इज 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। 10 पाई बाय 4 1 होता है, तो 1 रखा, डिनोमिनेटर को इंटू करा दिया 1 से, तो मुझे ये मिल गया। अब एक काम करते हैं, ये जो इतना एक्सप्रेशन लिखा है नेगेटिव में, इसको इज इक्वल टू के इस साइड लेके आ जाते हैं। हमने कहा ठीक है, तो हमारे पास आएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, माइनस वाला इज इक्वल टू किस साइड आएगा, तो प्लस 10 अल्फा 10 बीटा, एंड दिस क्वांटिटी इज कमिंग आउट टू बी 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ये नेगेटिव में था, इसे इज इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट कर लिया, पॉजिटिव में आ गया। सो मेरे पास है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 अल्फा 10 बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको इज इक्वल टू के इस साइड पे शिफ्ट कर दिया, दैट्स इट। एंड नाउ दिस इज माई इक्वेशन स्टार, ये इक्वेशन स्टार है। ठीक है, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो प्लस 10 अल्फा 10 बीटा इक्वल टू 1। ऑल गुड, ठीक है। मैम हमको वैल्यू फाइंड करनी थी इसकी 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 1 प्लस 10 बीटा की, और मैम आपने वैल्यू फाइंड करी है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 अल्फा 10 बीटा इक्वल टू 1 है। आपने किसकी वैल्यू फाइंड करी है, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 अल्फा 10 बीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1। हमको फाइंड क्या करना था, ये। आपने क्या फाइंड किया, आपने फाइंड किया है ये। अब क्या करें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक काम करो, आपने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 अल्फा 10 बीटा, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, हमको ये चाहिए। हमने कहा इसके ब्रैकेट को जरा मल्टीप्लाई तो कर दो आप, 1 का मल्टीप्लिकेशन करो इससे, तो 1 प्लस 10 बीटा, 10 अल्फा का मल्टीप्लिकेशन करो, ब्रैकेट को ओपन कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, 10 अल्फा को छुपाया, 1 का इससे मल्टीप्लिकेशन, 1 का इससे मल्टीप्लिकेशन, 1 का काम हो गया। अब 10 अल्फा का मल्टीप्लिकेशन इससे करो और इससे करो। सो हमारे पास क्या आ रहा है, 10 अल्फा 10 बीटा, 10 अल्फा प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। क्या किया मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से 1, 1 का मल्टीप्लिकेशन 10 बीटा से 10 बीटा, फिर 10 अल्फा को पकड़ो, 10 अल्फा का मल्टीप्लिकेशन 1 से 10 अल्फा, 10 अल्फा का मल्टीप्लिकेशन 10 बीटा से 10 अल्फा 10 बीटा आया। ठीक है, अब जरा आप अपने इक्वेशन स्टार को देखो, इक्वेशन स्टार में 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 अल्फा 10 बीटा इक्वल टू 1 है। सो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 अल्फा 10 बीटा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन स्टार कितनी है, 1 ऑलरेडी यहाँ लिखा है, और इतने की वैल्यू कितनी है 1, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 2, यानी इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ऑप्शन है, होना ही पड़ेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, दैट इज 2। कैसे सॉल्व किया, देखो बच्चे, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 4 गिवन है, मुझे फाइंड करना है 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 1 प्लस 10 बीटा। मैंने कहा ठीक है, 10 कहीं दिख रहा है, तो जो गिवन है इसके दोनों तरफ 10 ले लो, क्योंकि जो गिवन है उसी से ही आपको शुरुआत करनी होगी। आपने दोनों तरफ 10 लिया, तो 10 पाई बाई 4 तो बेटा 1 हो जाएगा, 10 अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर को वहां पे ले गए, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। फिर हमने कहा सुनो, ये तो नेगेटिव में है, यहाँ पे इसे इज इक्वल टू के इस साइड लेके आते हैं और कह देते हैं कि भैया 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 अल्फा 10 बीटा इक्वल टू 1 है। इक्वेशन स्टार बना के रख दिया। अब हमको जो फाइंड करना था हमने उसको पकड़ा, हमको फाइंड करना है 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 1 प्लस 10 बीटा कितना होगा। मैंने कहा ठीक है, देख लिया इसको, बच्चों वाली बात है, बच्चों वाली बात है बेटा। अगर a प्लस बी इंटू सी प्लस डी आपको दिखेगा तो आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, यही करोगे ना। तो वैसा ही हमने क्या किया, 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 1 प्लस 10 बीटा था, तो हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 1 का मल्टीप्लिकेशन इससे, 1 का मल्टीप्लिकेशन इससे, 10 अल्फा का मल्टीप्लिकेशन 1 से, 10 अल्फा का मल्टीप्लिकेशन 10 बीटा से। उसके बाद जो इतना हिस्सा हमें दिख रहा है ना, वहां से हम गए इक्वेशन स्टार की तरफ। हमने देखा यार इतने हिस्से की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन स्टार तो 1 है, तो इस पूरे की जगह पे हमने 1 रख दिया। और 1 प्लस 1 कितना हो गया, ऑलरेडी एक 1 था, ये पूरा 1 है, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास 10 अल्फा
सॉरी 10a आपके पास 1/2 गिवन है, ठीक है। यहाँ पे इफ का मतलब बेटा गिवन होता है, आपको गिवन है कि 10a की वैल्यू 1/2 है, आपको गिवन है कि 10b की वैल्यू भी 1/3 है। 10a की वैल्यू 10b की वैल्यू गिवन है, आपको ना वैल्यू फाइंड करना है a प्लस बी। a प्लस बी कितना होगा, ठीक है। इज इट π/6, π0 या π/4? क्या a प्लस बी? मैंने कहा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। 10a 1/2 है, 10b 1/3 है, a प्लस बी की वैल्यू क्या है? तो हमने कहा आपसे सुनो भैया, आप ना 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, ठीक है। सो 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b, ठीक है जी, क्लियर है। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? 10a प्लस बी का फॉर्मूला है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। तो 10a कितना है आपके पास? 1/2। 10b कितना है आपके पास? 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a कितना है? 1/2। 10b कितना है? 1/3। मैंने सबकी वैल्यूज रख दी और इज इक्वल टू के इस साइड में क्या है मेरे पास? 10a प्लस b है, ठीक है। हमको चाहिए क्या? a प्लस बी। 2 सेकंड में आंसर आएगा अभी आपका। अब आप ना यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम लोगे बच्चे न्यूमरेटर में तो 6 आएगा, है ना। 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस 1 अपॉन, क्योंकि ये इंटू में है तो 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 आप लिखेंगे 6 माइनस 1 अपॉन 6। एलसीएम ले लिया मैंने, इसके नीचे तो 1 है, ठीक है ना। 2 3 ज़ा 6 तो 6 माइनस 1 अपॉन 6 ऐसा आ रहा है। 6 से 6 जा रहा है, 3 प्लस 2 कितना होता है बेटा? 3 प्लस 2 5, 5/6 डिवाइडेड बाय 6 में से 1 गया 5, 5/6, 6 से 6 चला गया, मेरे पास आया 5/5 और 5/5 कितना होता है? 1। यानी मैं यहाँ से क्या देख रही हूँ? मैं यहाँ से ये देख रही हूँ कि 10a प्लस b की वैल्यू मेरे पास 1 आ रही है। और हम जानते हैं कि भैया 10 के टेबल में 1 कब आता है? π/4 पे आता है। इस 1 की जगह पे 10 π/4 लिख सकती हूँ, है ना। ये 10 आपके गायब, तो यहां से आप देख रहे हो कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है? π/4 आ रही है। दोनों तरफ 10 है, ऐसा कट मत करके दिखाना। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, कैसे ये 10 से 10 उड़ जाते हैं, ये आप 12th में देखोगे। बेसिकली कटते नहीं है, इन्हें ऐसा कट मत करके दिखाना। आप IETF नाम का एक चैप्टर पढ़ोगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टी की वजह से ये ऐसा हो जाता है सिंप्लीफाई। अभी बस आप याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो कि दोनों तरफ 10 है, उड़ गए, लेकिन उनको उड़ाता हुआ मत दिखाना आप, ठीक है, ऐसा कट मत करना। सो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? a प्लस बी की वैल्यू π/4 आ गई, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन डी। कैसे टारगेट किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10a की वैल्यू 1/2 थी, 10b की वैल्यू 1/3 थी, हमको चाहिए था a प्लस बी, ठीक है। हमने कहा a प्लस बी कैसे बताएंगे? मैंने कहा साइड करो, 10a है 10b है, ठीक है। सुनो 10a प्लस बी क्या होता है। हमने अपने आप से 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया। इस फॉर्मूले में 10a 10b रखने के लिए मेरे पास उनकी वैल्यूज गिवन थी, उनको रखा, एलसीएम वेलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, तो 10a प्लस बी कितना आ गया? 1 आ गया। मैंने कहा सुनो यहाँ पे 10 है, क्या मैं ऐसा कुछ सोच सकती हूँ कि 10 के टेबल में 1 कब आता है? π/4 पे आता है, तो इस 1 की जगह पे 10 π/4 लिखा। फिर ये 10 से 10 आपके उड़ गए और आपको a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिल गई? π/4 मिल गई। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, और वो कितना है बेटा? π/4 है, ठीक है। क्वेश्चन 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 कहता है कि भैया साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी क्या होगा? तो रूट्स ऑफ इक्वेशन है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवाना चाहती हूँ, हमने 10th क्लास में बहुत सीखा है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उनके रूट्स में कुछ रिलेशन होता है, जैसे सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, ठीक है। एक बार पहले उसे रिकॉल करेंगे क्योंकि उस कंसेप्ट पे बेस्ड है आपका ये क्वेश्चन। हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ax² + bx + c = 0 इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ओके। अब इसमें
जो सम ऑफ, मान लो कि लेट अल्फा एंड बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं, ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो इसमें दो रिलेशन है जो हमने पढ़ा है कि जो सम ऑफ रूट्स होता है, मतलब जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, ये रिलेशन हमने याद किया है। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है बेटा, वो होता है सी अपॉन ए। तो बस इस नॉलेज का यूज होगा आपके इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में इन्हें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में इन्हें बोला है कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। साइन थीटा एंड कॉस थीटा क्या है, रूट्स है, मतलब अल्फा क्या है यहाँ पे, साइन थीटा है, और बीटा क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा है, और ये इस इक्वेशन के रूट है। आपको बताना है कि ए बी और सी के बीच में क्या रिलेशन मिलेगा, ठीक है। मैंने कहा यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, रूट्स की बात कर रहे हैं, ए बी सी में क्या रिलेशन होगा। हमने कहा सुनो, रूट्स गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे मेरे सम ऑफ रूट्स क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ऐसे केस में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस बी, और हमको वैसे भी एक्स के कोएफिशिएंट का क्या लेना होता है, नेगेटिव लेना होता है। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट माइनस बी है, लेकिन ऑलरेडी हमको माइनस लेना होता है, तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। एक्स का कोएफिशिएंट बी नेगेटिव के साइन के साथ, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस बी नेगेटिव का साइन, बिकॉज फॉर्मूले में ऐसा होता है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट विच इज ए। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, मेरे पास बी अपॉन ए आ रहा है, ठीक है। ये मेरा पहला यहाँ पे रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। दूसरा रिलेशन हम एस्टैब्लिश करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब साइन थीटा कॉस थीटा इनटू कर लेना है आपको। तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, सी अपॉन ए, कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो कांस्टेंट है बेटा सी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। तो ये हमने 10th की हेल्प से यहाँ पे थोड़ा सा तो काम कर लिया, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि बेटा ये ए बी सी में क्या रिलेशन है। तो मैंने कहा यार आंसर देखते हैं ज़रा, आंसर कैसे है, स्क्वायर दिख रहा है मुझे कहीं कहीं। एक काम करो आप, एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे, दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो आप। तो ये बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू में क्या है बेटा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। सो दिस इंप्लाइज इट इज 1 प्लस 2। यहाँ पे लिखोगे साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर आप अपने इक्वेशन 2 को देखोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए। तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ, यहाँ पे मैं इसकी जगह पे सी अपॉन ए रख सकती हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मैंने पूरा ए बी सी में कुछ बना लिया रिलेशन। यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, तो यह आएगा a प्लस 2c डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लिया। अब यहाँ पे देखो आप, ये एक a से एक गायब हो जाएगा, उसके बाद ये वाला a यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। तो हमने कहा ठीक है, इस a को यहाँ ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस 2ca इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। इस बी स्क्वायर को शिफ्ट करो, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ca इक्वल टू 0। ये रिलेशनशिप मैंने इस्टेब्लिश किया a b और c के बीच में। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ca या 2ac इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन बी
इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमने 10th में जो पढ़ा था उसकी हेल्प से 11th के ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व किया। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या है, ax² + bx + = 0, और यहाँ पे इनके कोएफिशिएंट्स और रूट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा + बीटा - b/a होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a होता है। मेरे पास यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस टाइप की थी और जो रूट्स थे उसके अल्फा एंड बीटा वो साइन थीटा कॉस थीटा थे। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, x का जो कोएफिशिएंट है उसका नेगेटिव लेना है, तो x का कोएफिशिएंट -b है तो आपको उसका नेगेटिव लेना है, तो वो b/a हो जाएगा, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट में c/a आपने किया। फिर भी कुछ हुआ नहीं, मैंने कहा चलो फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ते हैं और दोनों तरफ कर देते हैं स्क्वायरिंग। दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, वहाँ पे 10th की एक आइडेंटिटी लग गई, sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है। इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 थी, रखा, सिंप्लीफाई किया और हमको हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। सो आई होप बेटा ये क्वेश्चन क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो क्वेश्चन 12 आपके सामने है। एक बार आप इस क्वेश्चन को रीड करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या गिवन है कि 10x की वैल्यू ये है, आप बताओ कि x क्या होगा। अच्छा जी, लिख लेते हैं अपन। यहाँ पे गिवन है, ये इफ मतलब गिवन है कि 10x क्या है आपका, 10x है मेरा cos 9 + sin 9 डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, cos 9 - sin 9। ये मेरा 10x है, मुझे x बताना है। कैसे बताएंगे। तो बच्चा अगर यहाँ 10x है तो यहाँ पे भी अगर सब कुछ आप 10 के टर्म्स में ला दो तो 10 उड़ जाएगा, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, सही बात है। वो कैसे उड़ता है 10, वो 12th में बताऊंगी। अभी बस आप मान लो कि अगर दोनों तरफ 10 है तो 10 उड़ जाएगा। मतलब मेरा टारगेट है यहाँ पे पूरा 10 बनाना। कैसे बनाऊँ, 10 कैसे बनेगा, एक काम करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है। सो 10x = इस साइड अपने न्यूमरेटर को, ठीक है, और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दो, cos 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है जी। अब ये जो cos 9 है भैया, ये cos 9 इसका भी है और इसका भी है। इसी तरीके से ये cos 9 जो होल में लिखा है ये इसका भी है और इसका भी है ना। क्योंकि हमने बचपन में सीखा है a + b/c जो होता है उसे a/c + b/c ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस हमने अलग अलग कर दिया। अब आप क्या देख रहे हो, आप ये नोटिस कर रहे हो यहाँ पे कि 10x = cos 9 / cos 9 कैंसिल आउट होके आपको 1 दे देगा, प्लस sin 9/cos 9 क्या देगा बेटा, tan 9 देगा, डिवाइडेड बाय cos 9/cos 9 आपको 1 देगा, माइनस sin 9/cos 9 आपको tan 9 देगा, ठीक है। ऐसा हो गया। क्या फायदा मिला हमको यहाँ पे पूरा एक tan समथिंग देखना है। मैंने कहा ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ये जो 1 है ना, 1 ये बड़ी अच्छी चीज है। इस 1 को मैं बेटा 45 लिख सकती हूँ, 1045, क्योंकि 1045 तो 1 होता है, ठीक है जी। प्लस ये रहा मेरा 10 9 डिवाइडेड बाय, इस 1 को भी लिखूं क्या 1045, नहीं लिख रही मैं, ठीक है मैम मत लिखो। 1 माइनस ये 10 9 के पास 1 × 10 9 होगा क्या, क्योंकि 1 × समथिंग गिव्स यू समथिंग। 10 9 अकेला था, मैंने कहा क्या ये 1 × समथिंग होगा, आपने कहा ओके मैम 1 तो और जगह प्रेजेंट होगा, तो हाँ यहाँ पे 1 हो सकता है। तो बस आपने इतना कह दिया और मैं खुश हो गई, क्योंकि इस 1 की जगह पे मैं लिखने जा रही हूँ 1045। अब ये ऐसा बना दिया मैंने, इस 1 की जगह पे 1045, 10 9 एज इट इज। इस 1 को मैंने कहा भैया तुम चुपचाप बैठे रहो। यहाँ पे 10 9 था तो भैया 10 9 के साथ इंटू में 1 तो होगा, क्योंकि समथिंग इंटू 1 गिव्स यू समथिंग, तो 10 9 × 1 10 9 दिया होगा, तो मैंने कहा यहाँ पे 1 होगा, तो उस 1 की जगह पे मैंने क्या किया 1045 रख दिया। अब ऐसा करने में ना मुझे मजा क्या आ रहा है ना, आप लोग ये सोच रहे होंगे बेटा मुझे ये मजा आ रहा है कि मैं फॉर्मूला जानती हूँ 10a + b का। सो 10a + b का फॉर्मूला होता है 10a + 10b डिवाइडेड बाय 1 - 10a 10b। ये फॉर्मूला मैं जानती हूँ 10a + b का, ठीक है। तो देखो जरा आप 10a + 10b
डिवाइडेड बाय 1 1 माइनस माइनस 10a 10b। ठीक है, तो ये हमने खेला यहाँ पे। और अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे भैया ये एक्सपैंडेड फॉर्म है इस फॉर्मूले का, तो भैया इसको बंद करके कैसे लिखेंगे, इसको बंद करके लिखेंगे 45 प्लस 9। ठीक है, 10 45 प्लस 9 को ऐसे तो लिखेंगे 10 45 प्लस 10 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 45 10 9। तो इसको हमने सब बंद करके लिख दिया। 45 प्लस 9 क्या होता है, 10x इज इक्वल टू 45 प्लस 9 होता है बेटा 54। ठीक है, 54, दोनों तरफ के 10 उड़ गए, तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 54 मिल गई। ऐसा कोई ऑप्शन है, क्यों नहीं होगा ऐसा कोई ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ये ना इस टाइप के क्वेश्चंस ना बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन एग्जाम में अगर अचानक से ही आ जाते हैं ना तो ऐसा हम उनको दिमाग चलता नहीं है कि पता नहीं क्या करना है, इसमें क्या दे रहे हैं। एक तो ऐसा cos 9, ये 9 क्या एंगल होता है, 30 लिख देते, 45 लिख देते, 60 लिख देते, हम कर लेते, ये क्या है। तो भैया कुछ नहीं करना है इसमें, आपको बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूलेस पे पकड़ बनानी है और अपनी अप्रोच अच्छा करना है, मैथ्स में आप कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10x ये था, मुझे x बताना था अकेला, मैं समझ गई थी 100% यहाँ पे राइट हैंड साइड में एंटायर चीज 10 के टर्म्स में लिखी जाएगी, तभी दोनों साइड से 10 उड़ेगा और x मिलेगा। तो मैंने कहा भैया ऊपर नीचे cos 9 से डिवाइड कर दूं, ऐसा बन गया। ऐसा बन गया तो बस अब क्या करना था, 10 का फॉर्मूला बनाना था मुझे। तो यहाँ पे 1 की जगह पे 45, इस 1 को एज इट इज रखा क्योंकि फॉर्मूले में 1 रहता है, और यहाँ पे 10 9 अकेला था तो भैया उसके साथ 1 तो होगा, और उस 1 की जगह पे 10 45। फिर ये फॉर्मूला बन गया, आप चेक कर सकते हो। इसको बंद किया, 10 से 10 उड़ा, कैसे उड़ा 12th में बताऊंगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 54 आ गई। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है आपका कंप्लीट। ठीक है, आई होप मजा आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। यहाँ पे गिवन है कि cosec x प्लस cot x कितना है, 11/2। आपको बताना है कि 10x की क्या वैल्यू होगी। तो हमने कहा यार जो गिवन है ना हम उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है, गिवन है कि cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू 11/2। अब हमको जाना कहाँ पे है, 10x पे। ये गिवन है, 10x की वैल्यू बताना है। कैसे बताएंगे, cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू 11/2 है, हमें 10x की वैल्यू बताना है। मैंने कहा सुनो मेरी एक बात, हम सब जानते हैं ये तो गिवन है, इसे आप इक्वेशन 1 रखो। अब थोड़ा सा अपन कुछ प्रॉपर्टीज से खेलेंगे, क्योंकि cosec x cot x का एडिशन, cosec x प्लस cot x 11/2 है, हमें 10x चाहिए। अगर कितना अच्छा होता ना कि इस इक्वेशन के साथ हमारे पास एक और इक्वेशन होती, हम उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते, cot x की वैल्यू बता देते और cot x हमको पता चल जाता, तो भैया cot x का रेसिप्रोकल ही तो 10x होता है, तो हमको 10x भी मिल जाता है ना। अब एक इक्वेशन है, इसका मैं क्या ही करूं, मैं कैसे यहाँ पे cosec x और cot x की वैल्यू निकालूं। ठीक है, सिर्फ इतना दे दिया है कि cosec x प्लस cot x 11/2 है। कोई आइडिया नहीं है मेरे पास कि मैं कैसे 10x तक पहुंचूं, लेकिन एक हल्का सा हिंट मेरे दिमाग में आ गया है कि अगर एक और इक्वेशन यहाँ पे होती, मैं साइमल्टेनियसली उनको सॉल्व करके cot x की वैल्यू निकाल लेती, ओके, फिर cot x का रेसिप्रोकल करती तो 10x मिल जाता। तो मैंने कहा ठीक है, एक हल्का सा हिंट मिल गया ना, हम इसी में खुश हैं। अब हम लोगों ने ना 10th क्लास में कुछ आइडेंटिटीज सीखी थी, उन आइडेंटिटीज को रिकॉल करते हैं। हमने सीखा था कि 1 प्लस cot स्क्वायर x क्या होता है, cosec स्क्वायर x होता है। तो इसको अगर मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं तो इसको तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ कि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि यार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है ना, तो बस ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है तो लगा दो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा cosec x माइनस cot x इंटू cosec x प्लस cot x, है ना, ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको। एंड दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, मेरा a कौन है यहाँ पे,
कॉसेक एक्स, मेरा b कौन है यहाँ पे, कॉट एक्स। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स की वैल्यू है, कितनी है, 11/2। तो क्या है, मैं यहाँ पे 11/2 लिख सकती हूँ, डेफिनेटली। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स की वैल्यू कितनी है, 11/2। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ 11/2। तो मेरे पास क्या आएगा, 11/2 कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 1। ओके जी, अब ये 2 इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये 11 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ रहा है, cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू 2/11 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, चलो इन्हें साइमल्टेनियसली एलिमिनेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो एक काम कर लेते हैं अपन, यहाँ पे 1 एंड 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेट अस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मेरे पास क्या लिखा है, मेरे पास लिखा है कि cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू कितना है, 11/2। और इस इक्वेशन से हमको क्या मिला, हमको यहाँ मिल गया cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू 2/11। ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशंस को। सो इक्वेशंस को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये चला जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होके आपको यहाँ पे 2 cot x दे देगा और ये बनेगा 11/2 माइनस 2/11। ठीक है, आप यहाँ पे एलसीएम लोगे बेटा 22 आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 2 cot x, ठीक है जी, 2 11 जा 11 11 जा कुछ ऐसा आया, माइनस 11 2 जा 2 2 जा 4 कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अब ये जो 2 है इसको यहाँ पे नीचे लेके आओगे तो ये 44 हो जाएगा। ओके, 120 में से अगर 4 जाता तो आपको कितना मिलता है, 116, लेकिन ये कितना है 121, तो आपको मिलेगा 117। ठीक है, सो 117/44 आपको मिल रहा है cot x की वैल्यू, लेकिन आपको किसकी वैल्यू बताना है, tan x की वैल्यू। तो cot x का रेसिप्रोकल होता है tan x, तो tan x क्या आ जाएगा 44/117। तो 44/117 ऐसा कोई ऑप्शन है, होना ही पड़ेगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डील किया। हमारे पास गिवन था cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू 11/2 और सिंपली इन्हें कह दिया था भैया tan x बता दो। मैंने कहा यार ऐसे कैसे बताएंगे, हमने कहा ठीक है सुनो, cosec x cot x में एक रिलेशन गिवन है और एक रिलेशन हम भी जानते हैं। हम जानते हैं कि 1 प्लस cot स्क्वायर x क्या होता है, cosec स्क्वायर x। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो cosec x माइनस cot x इंटू cosec x प्लस cot x कितना हो जाएगा 1। मेरे पास यहाँ पे cosec x प्लस cot x की वैल्यू गिवन है 11/2, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया उस 11/2 को, यहाँ पे ले गई 11/2 को, तो 2/11 हो गया। नाउ दिस इज माई इक्वेशन 2, दिस इज माई इक्वेशन 1। मैंने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, मैं ऐड भी कर सकती थी लेकिन ऐड करने से मेरा नुकसान था क्योंकि मुझे cot x गायब हो जाता उसमें। अगर मैं इन दो इक्वेशंस को ऐड करती हूँ तो मेरा cot x गायब हो जाता, और मुझे cot x को ना गायब नहीं करना क्योंकि cot x से मैं डायरेक्टली tan x तक पहुँच सकती हूँ। इसलिए मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कर दिया सब्ट्रैक्ट। आप देख सकते हो सब्ट्रैक्ट किया, इनका साइन बदल गया, ये उड़ गए और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके कुछ इस तरीके से cot x की वैल्यू मिली। cot x आ गया 117/44, इसका उल्टा करोगे आप तो आपको मिल जाएगा tan x 44/117। इस तरीके से क्वेश्चन 13 को हमने टारगेट किया। आई विश ये क्लियर है। तो इस तरीके से ना आपको फॉर्मूलेस के साथ खेलना है बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो महा शानदार क्वेश्चन है एंड आई एम 100% श्योर आपने ये वाला क्वेश्चन ना 10th में भी सॉल्व किया होगा और अच्छा खासा 4 मार्क्स में पूछा गया होगा ये सवाल। क्वेश्चन है वैल्यू बता दीजिए tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री। आपको इस एक्सप्रेशन की ना वैल्यू बताना है। तो हमने कहा सुनो भैया, यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है आपका tan 1 डिग्री, ठीक है। फिर क्या लिखा है tan 2 डिग्री, ठीक है। फिर क्या लिखा है tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री तक, है ना। तो मैंने कहा सुनो 1 2 3 आगे क्या होगा 4 5 6 ऐसे सो ऑन करते करते 89 तक। तो यार बीच में हमको कहीं ऐसा भी मिलेगा ना tan 44, फिर हमको ऐसा tan 45 भी मिलेगा, फिर ऐसे हमको यहाँ पे क्या मिलेगा tan 46,
ठीक है, एंड सो ऑन। लास्ट में हमको क्या मिलेगा, 1087 है ना, इंटू 1088, थोड़ा स्पेस बनाते हैं यहाँ पे, 1087, 1088 एंड 1089, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। सही बात है, ऐसा कुछ मिलेगा यहाँ पे, बीच में 1045 तो आएगा ना, ठीक है। 1 से 89 के बीच में डेफिनेटली आपको 45 डिग्री मिलेगा। बेटा 45 डिग्री 1045 क्या होता है, 1 होता है, तो इसको तो हमने ऐसा इंटू में 1 लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो, अब जो कॉम्प्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टीज है ना, उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगी। देखना कैसे, ये 10 1 डिग्री है, ये मेरा 10 2 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 10 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी। यहाँ पे क्या लिखा है, 10 44 डिग्री, ठीक है। दिस इज 10 46 डिग्री डॉट डॉट डॉट। 1087 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1087 को मैं 10 90 माइनस 3 लिख सकती हूँ। 1088 को मैं 10 90 माइनस 2 लिख सकती हूँ, ऐसा इंटू 1089 को मैं 90 माइनस 1 लिख सकती हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं डेफिनेटली 90 प्लस 44, एक सेकेंड, हाँ 90 माइनस 44 तो करना, कितना मिलेगा, दिस इज 10 में से 4 गया 6, 8 में से 4 गया है ना, कितना मिलेगा 4 46। मैं अपने इस 1046 को ऐसा लिख सकती हूँ क्या, देखना जरा आप, दिस इज 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे और भी लिखे होंगे। क्या मैं 44 को ऐसा लिख सकती हूँ, दिस इज 10 44 डिग्री नॉर्मल, ठीक है। 46 को ऐसे लिख सकती हूँ 10 90 माइनस 44, 46 को ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन, देखो ना माइनस करके, 90 में से अगर 44 चला गया तो क्या मिलेगा, ये 10 है, ये 8 है, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 4 गया 6, 46 को 90 माइनस 44 लिख सकते हैं अपन। और यहाँ पे क्या लिखा है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 10 90 माइनस 3, 10 90 माइनस 2, 10 90 माइनस 1, ठीक है, ये ऐसा बन गया। अब हम सब जानते हैं कि भैया यहां जो भी एंगल्स लिखे हैं वहां उन सबका मेरे को ऐसे सब्ट्रैक्शन में मिल जाएगा। जैसे पे 1 है तो 10 90 माइनस 1 दिख रहा है, 2 है तो 10 90 माइनस 2, 3 है तो 10 90 माइनस 3, 44 है तो 10 90 माइनस 44, ऐसे यहाँ जो भी एंगल्स होंगे उन सबका मेरे को सब्ट्रैक्शन मिलता जाएगा, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हो रहा है मुझे, इससे फायदा ये हो रहा है कि हम सब जानते हैं कि यार 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर रहा है, 90 है तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगी, 90 है तो भैया ट्रिग्नोमेट्री 10 जो है 10 चेंज होके बनेगा कॉट और ये बन जाएगा थीटा। 90 मतलब ट्रिग्नोमेट्री चेंज, 10 है तो कॉट, एंगल एज इट इज, यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव का क्योंकि 90 माइनस समथिंग लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जहां पे सब पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो बस बन गया अपना काम। अपन इसको लिखेंगे, दिस इज 10 1 डिग्री, यहाँ पे लिखा है 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, और ऐसा ना आपको सबके मिलेंगे कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, 10 44 डिग्री, 10 90 माइनस 44 क्या होगा, 10 90 माइनस 44 होगा कॉट 44 डॉट डॉट डॉट, 10 90 माइनस 3 क्या होगा, कॉट 3, 10 90 माइनस 2 होगा कॉट 2, 10 90 माइनस 1 होगा कॉट 1। जो भी 10 में लिखे हैं इस तरफ 44 से पहले, उन सब का आपको इस तरीके का मिल जाएगा इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे 44 से पहले जो भी 10 1 2 3 4 5 6 7 43 44, ठीक है, यहाँ पे जितने भी 10 वाले टर्म्स हैं उन सब का ही आपको एंगल कॉट में मिल जाएगा। इधर कॉट 44, कॉट यहाँ पे क्या बनेगा, 44 है तो नेक्स्ट विल बी कॉट आपका 43, ठीक है। इस तरीके से आपको मिलता जाएगा क्योंकि देखो 46 है तो यहाँ पे 47 होगा, ठीक है। और 47 को हम कैसा लिख सकते हैं, 90 माइनस 47 आप कर लो तो बेटा 10 में से 7 गया 3, 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे 47 होता और उसको मैं कैसे लिखती, 10 90 माइनस 43, और यहाँ पे भी 43 होगा तो 10 90 माइनस 43 कॉट 43। मतलब कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि भैया 44 तक सब 10 में है और उसके बाद जितने भी थे उनको हमने कॉट में लिख दिया और वही एंगल्स आपको मिल जाएंगे।
अब अगर आप इनकी पेयरिंग करोगे ना तो tan 1 cot 1 को साथ में लिखो। cot क्या होता है 1/10, सो tan 1 इंटू 1/tan 1 उड़ जाएगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ये चीज हमने सीखी है ना बचपन में कि यार tan थीटा cot थीटा क्या होता है 1 होता है, क्यों? क्योंकि दिस इज tan थीटा, cot थीटा मतलब 1/tan थीटा, कैंसिल आउट होके क्या ही मिलता है 1 मिलता है। ऐसे याद कर लो tan थीटा cot थीटा 1 होता है। ठीक है, तो tan 1 cot 1 1 हो जाएगा, tan 2 cot 2 1 हो जाएगा, tan 3 cot 3 1 हो जाएगा, सो ऑन करते करते tan 44 और cot 44 भी क्या हो जाएगा 1। मतलब ऐसे आपको हर जगह यहाँ पे क्या ही मिलेगा 1 1 1 1, और यहाँ पे अपने पूरा 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, tan 1 इंटू cot 1 बेटा 1 होगा, क्योंकि cot 1 1/tan 1 होगा, दोनों कैंसिल आउट होके 1 मिलेगा। tan 2 cot 2 tan 2 इंटू 1/cot 2 कैंसिल आउट होके 1, तो एंटायर आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 1, मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सेम टू सेम क्वेश्चन आपने 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 आपसे कहता है कि भैया सुनो, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी कितना है पाई है। आपको बताना है कि sec a ब्रैकेट cos b cos c माइनस sin b sin c क्या होगा, आपको इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, मैंने कहा देखो भैया ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, जरा ये तो बताना cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है cos a प्लस बी का, cos a cos b माइनस sin a sin b, है ना। दोनों तरफ cos, नेगेटिव दोनों तरफ साइन, अरे BC और ये भी BC, AB ये भी AB, अरे रे यहाँ तो फॉर्मूला लगेगा, यहाँ तो फॉर्मूला लगेगा कौन सा cos B प्लस C वाला। cos B प्लस C क्या होता है cos B cos C माइनस sin B sin C, देखो जरा। ठीक है, अब क्या किया जाए। अब ये गिवन वाली कंडीशन को देखो, इस गिवन वाली कंडीशन में से आप लोग जरा b प्लस सी की वैल्यू निकालना, कितना आ रहा है पाई माइनस ए आ रहा है। b प्लस सी को यहाँ फिक्स किया, a को इधर शिफ्ट करा दिया, तो पाई माइनस ए आ रहा है b प्लस सी की वैल्यू। यहाँ पे b प्लस सी की जगह पे मैं पाई माइनस ए लिख सकती हूँ, डेफिनेटली लिख सकती हूँ। तो ये निकल के आ रहा है sec cos b प्लस सी की जगह पे आपने लिखा पाई माइनस ए। बेटा cos पाई माइनस ए क्या होगा, चलते हैं ACTS पे। दिस इज ACTS 0 पाई बाई 2 पाई, और यहाँ पे है 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे है 2 पाई। ठीक है, पाई माइनस समथिंग लाइज इन दिस क्वाड्रेंट, और यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक, हमारे पास क्या है कॉस, और पाई का मतलब होता है नो चेंज। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे दिस इज सेक ब्रैकेट कॉस, कॉस पाई माइनस ए विल बी माइनस कॉस ए। ठीक है, और यहाँ पे बेटा बाहर सेक ए था, मैं वही सोचूं आंसर कैसे आएगा। चलो यहाँ पे सब जगह ए था। ठीक है, कॉस पाई माइनस ए क्या होता है, पाई मतलब नो चेंज, कॉस तो कॉस रहेगा, तो भैया कॉस ए और साथ में बाहर नेगेटिव आएगा, क्योंकि पाई माइनस समथिंग लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पे सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस तो मेरा नेगेटिव आएगा। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला माइनस कॉस ए। अच्छा जी, इसको अगर थोड़ा अच्छे से लिखूं, सो दिस इज सेक ए माइनस कॉस ए, ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है ना, सेक ए कॉस ए को तो मैं माइनस 1 सेक ए भी लिख सकती हूँ, माइनस एज इट इज कॉस ए को 1 सेक ए लिख दिया। सेक ए से सेक ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमको मिलता है -1। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, दैट इज इक्वल टू -1। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को टारगेट किया। ठीक है, फॉर्मूलेस को देखा, ACTS के साथ खेला और फिर आंसर आ गया। तो हमारे पास था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, हमको निकालना था सेक ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी की वैल्यू। हमने कहा भैया सुनो, टू कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी है, ये तो फॉर्मूला है किसका, कॉस बी प्लस सी का,
क्योंकि हम जानते हैं कॉज ए प्लस बी क्या होता है, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, दोनों सेम एंगल ए बी, तो यहाँ पे क्या है बी सी, दोनों कॉज दोनों साइन नेगेटिव, तो इट इज कॉस बी प्लस सी। ठीक है, अब जो कंडीशन गिवन थी वहां से हमने बी प्लस सी की वैल्यू निकाली विच इज कमिंग आउट टू बी पाई माइनस ए, उठा के रख दिया, पाई मतलब नो चेंज, ACTS लगाया, कॉस कॉस रहेगा, एंगल एज इट इज, बाहर आएगा यहाँ पे नेगेटिव का साइन, क्यों, क्योंकि इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये सेक ए इंटू माइनस कॉज ए आ गया, बाहर सेक ए था। ठीक है, कॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ सेक होता है, तो कॉज ए विल बी 1 अपॉन सेक ए, नेगेटिव का साइन था, दोनों कैंसिल आउट, -1 इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा आगे चलेंगे अपन। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए जी आगे चलते हैं अपने अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 ये भी बड़ा शानदार सवाल है। यहाँ पे गिवन है कि यार tan θ1 tan θ2 इज इक्वल टू k है, आप बता दो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos ब्रैकेट θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय cos ब्रैकेट θ1 प्लस θ2। हमने आपसे कहा कि देखो यार यहाँ पे मुझे गिवन है कि tan θ1 tan θ2 इज इक्वल टू k, और मुझे बताना है क्या, cos θ1 माइनस θ2 cos θ1 प्लस θ2, cos के टर्म्स में है जो भी है। एक काम करते हैं, tan θ1 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, sin θ1 डिवाइडेड बाय cos θ1। tan θ2 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, sin θ2 डिवाइडेड बाय cos θ2, एंड दिस इज इक्वल टू k। ठीक है, क्लियर है, tan θ1 को sin θ1 डिवाइडेड बाय cos θ1, tan θ2 को sin θ2 डिवाइडेड बाय cos θ2। अभी cos θ1 cos θ2 को k के पास ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा sin θ1 इंटू sin θ2, ठीक है जी, इज इक्वल टू k cos θ1 इंटू cos θ2। ठीक है जी, sin θ1 इंटू sin θ2 इज इक्वल टू k, इसको यहाँ मल्टीप्लीकेशन में ले गए cos θ1 cos θ2। ठीक है जी, ये ऐसा आ गया। नाउ दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो इसको हमने चुपचाप से ऐसा लिख के रख लिया। अब जो हमको लेकर आना है ना, हम इसको उठाते हैं। हमारे पास क्या लिखा है, cos θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय cos θ1 प्लस θ2। ठीक है, यहां पे जरा एक बार आप cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या मिलेगा, cos θ1 cos θ2, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, दिस इज sin θ1 sin θ2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में एक बार आप cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे a कौन है θ1, b कौन है θ2, तो cos θ1 प्लस θ2 क्या होगा, cos θ1 cos θ2 माइनस sin θ1 sin θ2। ठीक है, सो cos θ1 cos θ2 माइनस था तो प्लस sin θ1 sin θ2, प्लस है तो बेटा यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब देखो अपनी इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 में sin θ1 sin θ2 की वैल्यू आपके पास है, तो यहाँ पे sin θ1 sin θ2 sin θ1 sin θ2 की जगह पे आप इक्वेशन 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपके पास है ये cos θ1 cos θ2, दिस इज प्लस sin θ1 sin θ2 क्या है, उठा के रखो यहाँ पे, तो ये है k cos θ1 cos θ2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है cos θ1 cos θ2 सब्ट्रैक्शन, यहाँ देख रहे हैं आप sin θ1 sin θ2, तो sin θ1 sin θ2 क्या है, इसको उठा के रखो यहाँ पे, दिस इज k cos θ1 cos θ2, मैंने sin θ1 sin θ2 की वैल्यू उठा के दोनों में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आप देख सकते हो बेटा ऊपर दो टर्म्स है cos θ1 cos θ2, k cos θ1 cos θ2, इन दोनों में से मैं cos θ1 cos θ2 को कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने न्यूमरेटर से क्या किया, cos θ1 cos θ2 कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया 1 प्लस k आया। ठीक है, न्यूमरेटर में। इसी तरीके से मैं डिनोमिनेटर से cos θ1 cos θ2 कॉमन ले सकती हूँ, तो ले लो भैया, किस बात की देरी है। सो cos θ1 cos θ2 मैंने डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लिया,
तो मेरे पास क्या आया 1 माइनस के, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस के, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कैंसिल आउट हुआ, आपके पास क्या आया 1 प्लस के डिवाइडेड बाय 1 माइनस के। ऐसा कोई ऑप्शन है 1 प्लस के डिवाइडेड बाय 1 माइनस के? यस, डेफिनेटली आपके पास ऐसा ऑप्शन है। सो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो जाता है। देखो स्टार्टिंग में ना क्वेश्चन को देख के लगता है ऐसा कि ना जाने क्या करना है, लेकिन क्वेश्चन अगर एक बार आपको सही अप्रोच पता चल गई ना, फिर क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। tan थीटा 1 tan थीटा 2 के था, ये निकालना था। देखो ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या जानती थी इस क्वेश्चन में कि tan थीटा 1 tan थीटा 2 को साइन कॉज में लिख सकती हूँ और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकती थी। जितना मैं जानती थी बस मैंने उतना ही काम किया और मेरा आंसर आ गया, ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू। आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। ये चीज आपको गिवन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, आपको वैल्यू बतानी है साइन 2 थीटा की। भैया कैसे बताएंगे, कैसे बताने वाले? साइन 2 थीटा हम जानते हैं 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हमको साइन 2 थीटा चाहिए, अगर हमको साइन थीटा कॉस थीटा पता चल जाए, उनकी वैल्यूज हम यहाँ रख दें तो हमको साइन 2 थीटा मिल जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा टारगेट है कैसे भी करके साइन थीटा कॉस थीटा तक पहुंचना। मैंने कहा यार गिवन क्या है हमको गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, कर दो स्क्वायरिंग। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो आप, तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। चेक कर लो एक बार, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया हमने, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। अरे वाह, हमको तो आंसर ही मिल गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, 1 होता है। सो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाला 1 प्लस में है, यहाँ जाएगा माइनस में, हो जाएगा 0। इसका मतलब कि भैया 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ रहा है, 0, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा ही क्या होता है जी, साइन 2 थीटा होता है। यानी साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास? बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, वेरी सिंपल बेटा, जस्ट आपको स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके फॉर्मूला लगाना था और आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि if sin थीटा इज इक्वल टू -4/5 एंड थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा बाई 2। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि साइन थीटा कितना है, -4/5 है और थीटा लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पे तो हम सब जानते हैं दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज टी, दिस इज एस, ओके। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होंगे, आपके नेगेटिव होंगे। तो बस ठीक है, चलो। और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, अगर इसको मैं थोड़ा इस तरीके से लिखूं, देखो ये क्या है 0, दिस इज π/2, ये आपका पाई है, ये 3π/2 है और ये क्या है बच्चा, दिस इज 2π, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, ये वाला हिस्सा, मतलब पाई प्लस 3π/2 माइनस, मतलब मेरा जो थीटा है वो कैसा है होगा, यहाँ पे पाई से बड़ा होगा और 3π/2 से छोटा होगा, ठीक है। जो मेरा थीटा है वो पाई से बड़ा होगा और 3π/2 से छोटा होगा, ठीक है। ऐसा मैंने लिख दिया। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे cos थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा जी, cos थीटा बाई 2 क्या है,
कॉस थीटा बाई 2 हमको निकालना है। मैंने कहा यार सुनो, साइन थीटा यहां पे मेरे पास गिवन है कि साइन थीटा क्या है, साइन थीटा मेरे पास है -4/5 और मैं बहुत अच्छे से जानती हूं, क्या जानती हूं जी मैं, अपन ये जानते हैं हमको cos थीटा बाई 2 निकालना है। रुको, कुछ फॉर्मूलेज हैं अपने पास, सुनो जरा। आप लोग जानते हो कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। हमको क्या निकालना है, कॉस थीटा बाई 2। मतलब कहीं ना कहीं ये तो श्योरिटी है कि इसके हेल्प से हमको हमारा कॉस थीटा बाई 2 मिलेगा। ठीक है, मतलब एक बार अगर मुझे कॉस थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो मैं आसानी से कॉस थीटा बाई 2 निकाल सकती हूँ। साइन थीटा मेरे पास है, मुझे कॉस थीटा चाहिए, तो मैंने कहा सुनो, हम सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा -4/5 है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो आप। साइन थीटा -4/5 है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा आपके पास, 16/25 आएगा। -4/5 का स्क्वायर कर दो, 16/25। साइन थीटा इज -4/5, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे आप तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 16/25 होगा। दैट्स इट। तो यहां से आप देख रहे हो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है, 25 माइनस 16/25। 25 माइनस 16 क्या है, 25 माइनस 16 होता है 9। ठीक है, तो यहां से बच्चा कॉस थीटा कितना आ रहा है आपके पास, प्लस माइनस √9/25, मतलब 3/5। पॉजिटिव का या नेगेटिव का, डेफिनेटली आप नेगेटिव वाला लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो थीटा है इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है सिर्फ tan एंड cot ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबके सब नेगेटिव होते हैं। मैंने कहा ठीक है, हमको चाहिए क्या, cos थीटा बाई 2। तो हम फिर से लिखेंगे, वी नो दैट 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, सो दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा क्या है, -3/5, तो ये क्या है, -3/5, एंड दिस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एलसीएम लो, तो 5 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 5 में से 3 गया तो भैया बता दो, 2 आ जाएगा। ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट, आपको क्या मिला बेटा, 1/5। तो यहां से कॉस थीटा बाई 2 कितना आ रहा है, प्लस माइनस 1/√5 आ रहा है। चेक करो एक बार, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1/5 है, तो कॉस थीटा बाई 2 क्या होगा, प्लस माइनस 1/√5। अब पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, तो ये डिपेंड करता है कि थीटा बाई 2 कहाँ लाई कर रहा है। सो मैं आपसे कहूंगी, देखो भैया, जो थीटा था आपका वो पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा था। ठीक है, थीटा तो बेटा आपका यहाँ लाई कर रहा था, तो थीटा बाई 2 कहाँ लाई करेगा भैया, दोनों तरफ इस पूरी इनइक्वालिटी में हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो π/2 थीटा बाई 2 एंड दिस इज 3π/4। क्यों किया मैंने हाफ से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे थीटा बाई 2 चाहिए था। बेटा π/4 का मतलब होता है 45, 45 में 3 का मल्टीप्लीकेशन करो, सो दिस इज 3 5s are 15, 3 4s are 12, 135, 135। मतलब हमारा जो थीटा बाई 2 है वो π/2 से बड़ा है और 135 यहाँ पे कहीं आएगा। मतलब जो भी देखा जाए सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा थीटा बाई 2 लाई कर रहा है। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो बेटा सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स हमारा जो कॉस थीटा बाई 2 है,
क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सो कॉस थीटा बाई 2 कितना है, -1/√5, -1/√5 यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो याद रखिएगा बेटा, हमने इसमें क्या किया, साइन थीटा मेरे पास था, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में था तो उसको ऐसा लिख लिया, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या, ये वाला हिस्सा पाई से बड़ा 3π/2 से छोटा, कॉस थीटा बाई 2 चाहिए था। मैंने कहा मैं 1 + cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला लगा के cos थीटा बाई 2 बता दूंगी, लेकिन मेरे पास cos थीटा तो था नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, आइडेंटिटीज तो है, आइडेंटिटीज की हेल्प से मैंने cos थीटा निकाला। येस वो नेगेटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा आपका नेगेटिव है। वाई, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ tan एंड cot ही पॉजिटिव हो सकते हैं, cos नेगेटिव होगा। उसके बाद इस फॉर्मूले को लगाया, ठीक है। अगेन दो सिचुएशन अराइज हो रही थी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मैंने कहा यार इस बार जो मेरा एंगल है वो थीटा बाई 2 है। फिर मैंने आपसे कहा सुनो यार, जब थीटा मेरा पाई और 3π/2 में है तो थीटा बाई 2 कहाँ लाई करेगा। इस एंटायर इनइक्वालिटी को हाफ से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको कैसा मिला, ये π/2 से बड़ा एंड 3π/4 से छोटा, मतलब जो भी है सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सबके सब कैसे होते हैं, नेगेटिव। इसका मतलब ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। इसके साथ क्वेश्चन 18 आपका कंप्लीट। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है कि वैल्यू ऑफ tan 75 माइनस cot 75 आप बता दो। तो हमने कहा देखो जी, ये क्या लिखा है, tan 75 डिग्री माइनस cot 75 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू बताना है। मैंने कहा एक काम करते हैं, सबसे पहले जरा फोकस करते हैं tan 75 के ऊपर, क्योंकि अगर हमको tan 75 पता चल गया तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, हमें cot 75 मिल जाएगा। दोनों को यहाँ रख के सब्ट्रैक्ट करके आपको आंसर बता देंगे। अब इस 75 को हम कैसा लिख सकते हैं, 75 को हम लिख सकते हैं 45 + 30, ये तो आप लोग जानते हो, ठीक है। इस 75 को मैंने 45 + 30 लिख दिया। यहाँ पे लग जाएगा tan a + b का फॉर्मूला। tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a + tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया और इज इक्वल टू में क्या है, tan 75 है। बेटा tan a + b का ही फॉर्मूला है ना, tan a + tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। अब यहाँ पे हम सबकी वैल्यूज जानते हैं, है ना, सबकी वैल्यूज जानते हैं। डायरेक्टली 75 नहीं जानते थे, 45 और 30 में तोड़ दिया मैंने, इसको लगा दिया फॉर्मूला। अब मैं सबकी वैल्यूज जानती हूँ। tan 45 होता है 1, tan 30 होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 इज 1, 1 इंटू tan 30, tan 30 मतलब 1/√3, तो मुझे यही मिलेगा। एलसीएम लेके चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दो। सो दिस इज √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1, ठीक है। √3 दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये मेरे पास tan 75 आया। जब ये tan 75 है तो बच्चे cot 75 क्या होगा, tan 75 का रेसिप्रोकल। tan 75 ये है तो इसका उल्टा कर दो, cot 75 मिल जाएगा। सो दिस इज √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1, उल्टा कर दिया मैंने इसको। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। सो मुझे वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, मुझे वैल्यू निकालना है tan 75 माइनस cot 75 की वैल्यू। तो मैंने कहा यार tan 75 कितना है मेरे पास, रखो यहाँ पे √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। cot 75 क्या है मेरे पास, यहाँ पे रखो √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। ऐसा कोई आंसर तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, एलसीएम ले लो आप। एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये बनेगा √3 - 1 और यहाँ पे आएगा √3 + 1। ये एलसीएम आ गया, इसके पास ये है, ये नहीं है, तो इनटू में ये चला जाएगा इधर। सो दिस इज √3 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर जाएगा, दोनों सेम है तो होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या है √3 - 1, √3 + 1 है एलसीएम में से, इसके पास क्या नहीं है √3 - 1, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो ये क्या बनेगा जी, ये बनेगा a² + b² + 2ab, ठीक है। यहाँ पे बनेगा a², ठीक है, प्लस b², नेगेटिव हो जाएगा इसकी वजह से, -2ab, तो वो प्लस हो जाएगा। डिवीजन में आपके पास क्या है,
डिवीजन में आपके पास है √3 - 1 एंड √3 + 1। आप क्या देख रहे हो, +3 - 3 चला गया, +1 - 1 चला गया। 2√3 + 2√3 कितना होगा जी? 2√3 + 2√3 होगा 4√3, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, √3 - 1 इंटू √3 + 1 इज इक्वल टू 4√3। a - b इंटू a + b, a² - b², सो √3 का स्क्वायर 3 - 1, तो कितना आ रहा है 4√3/2। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास बेटा 2√3 आ रहा है। क्या आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है? क्यों नहीं होगा आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन? डेफिनेटली। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इसका एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है। सो 1075 - cot 75 कैसे निकाला? हमने कहा यार पहले 1075 निकालते हैं। 75 को 45 और 30 में तोड़ दिया, 10a + b का फॉर्मूला लगाया, जिसकी वैल्यूज आती थी वहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, एलसीएम लिया, जो कैंसिल आउट हो रहा था कैंसिल किया, 1075 मिल गया। cot 75 क्या होगा? 1075 का रेसिप्रोकल, वो मिल गया, वैल्यूज रखी, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, और उसके बाद हमको हमारा आंसर मिल गया विच इज 2√3। तो इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 20 आपसे कहता है वैल्यू ऑफ दिस, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताना है। तो इसका आंसर क्या है? 1, √3, √3/2 या फिर 2। तो देखो भैया, सबसे पहले ना आप अपने इस क्वेश्चन को लिख लो और थोड़ा समझने की कोशिश करो कि यार मैं इसकी वैल्यू बताऊं तो बताऊं कैसे, क्योंकि मुझे ना ये 10, 15 नहीं आता, ठीक है। 10, 15 की वैल्यू ना ऐसे मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो दिस इज 1 - 10² 15 डिवाइडेड बाय 1 + 10² 15। मैंने इसको लिखा। अब मैं क्या करूं? 15, 10, 15 क्या होता है ये तो मैं नहीं जानती, या तो मैं इसे तोड़ूं और उसके बाद फिर 10a + b का फॉर्मूला लगाऊं, या 10a - b का फॉर्मूला लगाऊं, या फिर मेरे पास ना एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है। ये एक्सप्रेशन कुछ देखी देखी सी नहीं लग रही आप लोगों को? ऐसा नहीं लग रहा है इस एक्सप्रेशन को हमने कहीं देखा है? नहीं? सुनो, क्या आप जानते हो cos 2 थीटा के फॉर्मूलेज? cos 2 थीटा के फॉर्मूलेज बताओ जरा एक बार मुझे। हमने cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूलेज याद किए, एक हमने tan के टर्म्स में भी याद किया है। cos 2 थीटा क्या होता है? 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा। हमने ऐसा फॉर्मूला याद किया है cos 2 थीटा का, याद किया है ना? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा। सही बात है। ये इसके जैसा नहीं लग रहा है? 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा, है ना? ये पूरी एक्सप्रेशन इसकी जैसी लग रही है ना? यस मैम, डेफिनेटली। दैट मीन्स अब ये जो होगा ये किसके बराबर होगा? ये होगा cos 2 थीटा के बराबर, और थीटा क्या है? 15। सो cos 2 15 होगा ये, cos 2 × 15। देखो ना, यहाँ पे जो थीटा है उसका ट्वाइस यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे जो थीटा है दैट इज 15, इसका 2 टाइम्स करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको? 30। मतलब ये किसके बराबर है? ये पूरी एक्सप्रेशन cos 30 के बराबर है। और cos 30 क्या होता है जी? cos 30 होता है √3/2। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूलेज की हेल्प से और पीछे जितने भी क्वेश्चंस थे ACTS की हेल्प से आसानी से इन क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया है। तो इसके साथ आपका बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत सिंपल चैप्टर है, बस 2 चीज़ पे आप अच्छे से फोकस करेंगे, सारे फॉर्मूलेज को एकदम कंठस्थ कर लो और ACTS मेथड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसको अच्छे से देख लो। इतना काफ़ी है, आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हम लोगों ने MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर लिया है कंप्लीट। ओके, इसके साथ अगर आपको कभी भी कोई भी वीडियोस फाइंड करने में प्रॉब्लम जाती है ना, तो आप टेंशन मत लेना। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाइए, अपने क्लास को सिलेक्ट कीजिए, देन उस पर्टिकुलर क्लास में आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट को जाके सिलेक्ट कर लो। देन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो सब आपको एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएगा। आपको जो भी पढ़ना है बस उसकी लिंक पे कर देना क्लिक, और हम टीचर्स मिल जाएंगे आपको पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।